नमस्कार आप सभी को। कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और कहानी पूरी हो गई के अंतर्गत सूत्रधार के रूप में मैं डॉक्टर अनुराधा प्रसाद आज फिर आपके बीच हूँ, एक ऐसी प्रेरक कहानी लेकर जिसे हमारे साहित्य सुमन मंच की 15 विशिष्ट महिला रचनाकारों ने अपनी अपनी सोच के आधार पर लिखकर एक सुंदर रूप दिया है। निर्देशक के रूप में इस कहानी की शुरुआत की थी अभिलाषा प्रजापति जी ने और इस कहानी के अंतिम भाग को लिखकर संपादन कार्य किया पूनम पाठक गौतम जी ने। और इस कहानी को अब अपनी आवाज में सुनाने मैं आई हूँ। तो फिर चलिए कहानी शुरू करती हूँ। दिन भर ऑफिस की अफरा तफरी से निकल अमित घर पहुँचा। मन में अभी भी कोई फांस गहरे गड़ी हुई थी जो रह रहकर चुभन का एहसास करवा रही थी। अमित परिवहन निगम में संविदा कर्मचारी था। वेतन तो बहुत कम था, परंतु सपने असीमित थे। उन्हीं सपनों में एक सपना था कि उसके बच्चे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ सके। अमित ये जानता है कि कॉन्वेंट स्कूल की फीस बहुत अधिक होती है, फिर भी अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए अमित अपने दोस्त सुशील से कर्ज लेकर अपने बेटे रोहन का दाखिला कॉन्वेंट स्कूल में करवा देता है। बेटे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता देखकर अमित खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अपनी इस खुशी को अपने दोस्तों के संग बांटने के लिए अमित घर पर एक पार्टी भी रखता है। पार्टी में ही उसे पता चला कि उसके 2 दोस्तों ने अपने लिए फ्लैट भी बुक कर लिया है। अब अमित अपने दूसरे सपने यानी कि फ्लैट लेने के सपने को पूरा करने के लिए दिमाग में जोड़ तोड़ करना शुरू कर दिया। फाइनली उसने निर्णय लिया कि वह बैंक से लोन लेकर अपने परिवार के लिए एक अच्छा सा फ्लैट बुक कर लेगा। आगे पीछे सोचे बिना अमित दूसरों की नकल में अकल को बेचकर अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए प्रयास कर रहा था, जिसका आगे जाकर जीवन में क्या अंजाम होगा उसे सोचने की फुर्सत ही नहीं थी। किंतु अमित की धर्म पत्नी स्नेहा समझदार थी। वह सहम गई कि फिर अमित वही गलती करने जा रहा है जो 5 साल पहले शादी के कुछ ही दिनों बाद उसने किया था। उस वक्त अंधाधुंध ईएमआई पर कई बड़े बड़े सामान खरीदकर अमित ने पूरा घर एक ही बार में सजा लिया था। स्नेहा तब बहुत प्रभावित भी हुई थी उससे, पर वेतन का अधिकांश हिस्सा ईएमआई के रूप में निकल जाता तब मात्रा समझ में आया था उसे, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। वो तो स्नेहा जैसी काबिल पत्नी थी जिसने बड़ी होशियारी से और किफायत से घर चलाया तो गृहस्थी की गाड़ी पटरी पर लौटी। इस कारण स्नेहा के जीवन के शुरुआती दिन प्रणय प्रेम की जगह पैसे के जोड़ तोड़ में ही बीते, जिसकी कसक हमेशा के लिए उसके दिल में रह गई। फिर एक बार अमित वही राह पकड़ रहा था, यह सोचकर स्नेहा अनजानी आशंका से सिहर उठी, पर अमित से खुलकर कुछ कह नहीं पा रही थी। अत्यधिक पैसे के जोड़ तोड़ के कारण अमित उच्च रक्तचाप की दवाइयां खाने लगा था। स्नेहा अमित से बात करने के लिए उचित अवसर की तलाश में थी। अवसर मिलते ही स्नेहा ने अमित से कहा, अगर हम फ्लैट में निवेश करने की जगह किसी ऐसे जगह पर जमीन लेकर छोड़ दें जहां अभी जमीन का दाम भी कम है और अगले 8-10 साल में वहां का विकास भी हो जाने की 100% संभावना है, तो फिर हम उस वक्त अपना घर वहीं पर बना लेंगे। किंतु अमित स्नेहा की बात नहीं सुनता है और जल्दी से जल्दी फ्लैट बुक करवाने के लिए बैंक के चक्कर लगाना शुरू कर देता है। अकस्मात ही एक दिन अमित के बहुत पुराने मित्र अशोक जी का उसके घर पर आना होता है। कुछ देर बाद की औपचारिक बातचीत के क्रम में ही उनको पता चल जाता है कि अमित और स्नेहा के बीच ईएमआई पर फ्लैट खरीदने को लेकर कुछ अनबन चल रही है। वो मौका मिलते ही अमित को एक सच्ची घटना के माध्यम से समझाते हैं कि किस प्रकार उनके एक परिचित मौत के आगोश में सिर्फ इसलिए सो गए क्योंकि वो ईएमआई का बोझ नहीं सहन कर पाए। किस प्रकार एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया। यूं तो ईएमआई इंसान की छोटी छोटी जरूरतों को बिना मानसिक दबाव डाले पूरा कर देती है, लेकिन
वही असीमित इच्छाओं के कारण कर्ज के बोझ तले भी दबा देती है। अब अमित सोच में पड़ जाता है कि वह क्या करे। सोचते सोचते वो अतीत में चला जाता है, जब पहले भी वो यही गलती कर बैठा था। उसके पास घर के खर्चों के बाद ईएमआई भरने के लिए पैसे नहीं थे और कंपनियों से लगातार फोन आ रहे थे। वह झूठ बोलकर किसी दोस्त से उधार लेकर महीने की ईएमआई भरने का जुगाड़ करता रहता था। अमित अतीत से वर्तमान में लौटते ही मुस्कुराते हुए मन से यह निर्णय लेता है कि अब वह अपने सारे पुराने किस्त चुकाने के बाद ही कोई नया निवेश करेगा। अमित के इस निर्णय से स्नेहा को भी बहुत खुशी होती है। तभी रोहन स्कूल से आकर स्कूल बैग सोफे पर फेंकते हुए अपने क्लासमेट सुधीर के जन्मदिन समारोह में जाने की जिद करने लगता है। उसके स्कूल में सभी बच्चे उच्च वर्ग वाले थे, जिनका जन्मदिन समारोह भी 5 सितारा होटल में संपन्न होता था और लोग उपहार भी उतने ही कीमती देते थे। बदले में महंगे रिटर्न गिफ्ट भी मिलते थे। अमित और स्नेहा हतप्रभ होकर एक दूसरे को देखते रहे। अमित ने दिखावे का जो व्यवहार उन्हें दिया था, वह अब मुंह बाय उसे ही निगलने के लिए खड़ा था। अमित को यकायक अपने पिताजी की बात याद आ गई, जो सदा कहते थे, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। उसे रह रहकर अपनी करनी पे पछतावा हो रहा था। काश उसने ये आडंबर भरी जिंदगी से अपने बच्चों को दूर रखा होता। किंतु स्नेहा ने अमित से कहा, इस समय रोहन को समझाना कठिन है। उसकी यह इच्छा तो पूरी करनी होगी, वरना उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे। किसी तरह अमित ने अच्छा खासा रुपया खर्च करके कीमती गिफ्ट देकर रोहन को उसके मित्र के जन्मदिन समारोह में भेजा। लेकिन यह सिलसिला खत्म होने वाला कहाँ था। अमित के लिए अब रोहन के दोस्तों की पार्टियों आदि में शामिल होने की बात सर दर्द का कारण बनती जा रही थी। ऐसे में एक दिन स्नेहा ने अमित से कहा, क्यों ना हम किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में रोहन का एडमिशन करवा दें। आखिर रोहन को अच्छी शिक्षा की ही तो जरूरत है। कॉन्वेंट की फीस आदि भरते हुए हम किसी तरह बचत नहीं कर पा रहे हैं। अमित ने हामी भरते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो स्नेहा। सच तो यह है कि इस दिखावे की वजह से हमें कई मुसीबतें झेलनी पड़ रही है। रोहन पढ़ाई में होनहार है और वह बातों को जल्द समझ जाएगा। यही उम्र है जब वह जीवन के सही रास्ते पर चलना सीख पाएगा। तो फिर अगले सत्र को आने में मात्र 3 महीने ही शेष है। हम अगले क्लास में रोहन को किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलवा देंगे और आर्थिक बचत पर ध्यान देंगे। अमित और स्नेहा ने एक साथ निर्णय